हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 7 ऑफ द चैप्टर परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी विद्युत चुंबकीय विकिरणों से बनने वाला स्पेक्ट्रम। लास्ट पार्ट में जब हमने किया था कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को त्वरित किया जाता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो उसमें से विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के लंबवत होता है और जिस दिशा में वह संचरित हो रहा है, द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन, उसके भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा था कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहले जब हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज में सबसे इसका मेन प्रॉपर्टी ये है कि ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर ट्रेवल विद द सेम स्पीड। सेम स्पीड में ट्रेवल करती है। ये सेम स्पीड में ट्रेवल करना यानी जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के समान है, क्योंकि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बनी है और लाइट की स्पीड क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसी स्पीड से सारी के सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है ट्रेवल करती है। लेकिन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी न्यू और वेवलेंथ लैम्डा अलग अलग होते हैं। अच्छा, हमने पिछले पार्ट में भी किया है। देखिए, न्यू जो है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। लैम्डा की हम बात करें, LAMBDA लैम्डा, जिसको हम मीटर्स या नैनोमीटर्स में नापते हैं, क्या है ये है लैम्डा जो है वेव की 1 साइकिल। एक साइकिल, किसी भी वेव की 1 साइकिल। अगर हम साइकिल की बात करें तो साइकिल जस्ट एक राउंड है, ठीक है। अगर एक राउंड जो है वो साइकिल है तो किसी भी वेव का राउंड क्या होगा, ये देखिए हाफ पार्ट जो है वेव का वो अपवर्ड है और हाफ पार्ट जो है वो डाउनवर्ड है। तो किसी भी वेव का हाफ पार्ट और ये दूसरा वाला हाफ पार्ट मिलकर एक पूरा साइकिल बनेगा। तो किसी भी वेव की जो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ अ वेव, कंप्लीट लेंथ ऑफ अ वेव जिसमें कि एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, हाफ पार्ट यहां से लेके यहां तक का, है ना। या तो हम इस तरीके से देख लेते हैं कि जहां से वेव स्टार्ट हो रही है उसकी साइकिल कंप्लीट हो रही है, यहां तक की जो लेंथ है इसकी वो है लैम्डा वेव लेंथ, जिसका कि मापन किससे होता है, मीटर्स या नैनोमीटर्स से इसका मापन होता है ना। अगर हम बात करें 1 साइकिल की, अगर हम 1 साइकिल को डिनोट करें या फिर हम 2 क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है या 2 ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसे भी वेवलेंथ कहा जाता है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 1 साइकिल के जब कंप्लीट करने पे जो लेंथ बन रही है वही लैम्डा कहलाती है। जबकि फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू। फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज द साइकिल दैट वेव्स मेक पर सेकेंड। किसी एक सेकंड में उसमें से बनने वाली कितनी वेव्स हैं, कितनी साइकिल्स हैं, उन साइकिल्स की जो काउंटिंग है वो है न्यू, वो है फ्रीक्वेंसी, है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर ये देखिए एक सेकंड के अंदर कितनी बार इसने वेव ने साइकिल कंप्लीट की है। अगर ज्यादा बार साइकिल कंप्लीट हो रही है इसका मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी हाई है। यहाँ पे कोई वेव है, वो क्या कर रही है, एक साइकिल कंप्लीट कर रही है ना, और वो उसकी लंबाई है मीटर्स में। अगर ज्यादा दूर तक जा रही है तो किसी एक वेव की लंबाई, और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है यानी वेव जो है बहुत जल्दी से अपनी साइकिल कंप्लीट कर रही है और 1 सेकेंड के अंदर बहुत सारी साइकिल्स कंप्लीट कर ली है, इसका मतलब इसकी जो लैम्डा है वो बिल्कुल शॉर्ट है, शॉर्ट लैम्डा है। ये देखिए बड़ा लैम्डा होगा, अगर लैम्डा की वैल्यू अधिक होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो लैम्डा शॉर्ट है। यहाँ देखिए लैम्डा क्या है, 2 क्रेस्ट के बीच की दूरी या 2 ट्रफ के बीच की दूरी, ये लैम्डा है ना। तो ये लैम्डा कितना छोटा है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक और वेव आ जाएगी तो यहाँ के जो बीच की दूरी है वो लैम्डा है, यहाँ का लैम्डा इतना बड़ा होगा और यहाँ पे देखिए यहाँ का लैम्डा बहुत छोटा है। तो अगर फ्रीक्वेंसी आपकी हाई है तो वेवलेंथ आपकी शॉर्ट होगी, है ना। और इसी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के रिलेशन को शो कर रहा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है इसमें यही वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, इन दोनों में जो रिलेशन हो रहा है जिससे बनने वाला जो स्पेक्ट्रम है वो कैसा है ये शो हो रहा है। अच्छा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है, ये क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, ये नीचे की तरफ देख रहे हैं आप, इंक्रीजिंग वेवलेंथ एंड और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी
जो ऊपर की साइड है वो डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है, नीचे की तरफ है जो इंक्रीजिंग वेवलेंथ है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ लैम्डा और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी न्यू इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या बताया जा रहा है कि इंक्रीजिंग वेवलेंथ हो रही है। ये देखिए 10 टू द पावर 16, 10 टू द पावर माइनस में 16 है, ये 10 टू द पावर माइनस 16, 10 टू द पावर माइनस 14, 10 टू द पावर माइनस 12, माइनस 10, माइनस 8, माइनस 6, माइनस 4, माइनस 2, 0, 2, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 8। इस तरीके से इंक्रीजिंग हो रहा है। पहले ये माइनस में था, देन 0, देन प्लस में। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इंक्रीजिंग वेवलेंथ है, लैम्डा की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। और यहाँ ऊपर देखिए डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, यहाँ डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी कैसे हो रही है? क्योंकि 10 टू द पावर 24, 10 टू द पावर 22, 10 टू द पावर 20, 10 टू द पावर 18, 10 टू द पावर 16, 10 टू द पावर 14, 10 टू द पावर 12, 10 टू द पावर 10, 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 2 एंड 10 टू द पावर 0। 10 टू द पावर 0 का मतलब 1 है ना। तो ये हो रहा है डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। 10 टू द पावर 24 से लेके 1 तक की फ्रीक्वेंसी आ गई है, ये है डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और ये है इंक्रीजिंग वेवलेंथ। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इनमें क्या रिलेशन आ रहा है और ये क्या स्पेक्ट्रम बता रहा है। सबसे पहला जो हमारा है वो है गामा रेज। गामा रेज आते हैं सबसे फर्स्ट वन में। इससे पहले एक कॉस्मिक रेज भी आता है, छोटा सा ब्लॉक होता है। कॉस्मिक रेज जो होती है, अगर हम लिख लें यहाँ पे कॉस्मिक रेज में बहुत ज्यादा आयनिक कण होते हैं, तो इस कारण से उसे स्पेक्ट्रम में शो नहीं किया जाता है। लेकिन ABCD क्वेश्चंस बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाता है कि कॉस्मिक रेज किस रेंज में होती है, तो गामा रेज से पहले की तरफ कॉस्मिक रेज पड़ती हैं। ठीक है, अच्छा, जो गामा रेज है सबसे पहले आती है गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर UV यानी अल्ट्रा वायलेट रेज, देन उसके बाद आता है विजिबल रेंज। विजिबल रेंज क्या है? विजिबल रेंज यानी दृश्य किरणें जो है, जो हम देख पाते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है IR यानी इंफ्रारेड रेज, उसके बाद माइक्रोवेव रेज, उसके बाद FM जो हम रेडियो FM सुनते हैं वो वाली रेज है ये, FM, AM, लॉन्ग रेडियो वेव्स। सबसे बड़ा जो है रीजन जो है वो रेडियो वेव्स का है ना। यहाँ FM से लेके लॉन्ग रेडियो वेव्स तक का तो जो रीजन है ये पूरा रेडियो वेव्स रेंज का है, जिसमें क्या होता है, यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी जो है बहुत लो है और जो लैम्डा है वो बहुत हाई है। इसकी जो लैम्डा की वैल्यू है, वेवलेंथ जो है बहुत हाई है और फ्रीक्वेंसी न्यू की वैल्यू जो है बहुत लो है। और ये हमारे जो गाने सुनने के, जो रेडियो सुनने के, समाचार सुनने के काम आता है। जो रेडियो प्रसारण है वो सारा के सारा FM वाला काम जो है वो इसी रीजन में होता है, रेडियो वेव रीजन में। ठीक है, तो ये रेंज सबसे बड़ी रेंज है अभी तक की जो हम पढ़ रहे हैं। स्पेक्ट्रम की सबसे बड़ी रेंज क्या है? सबसे बड़ी रेंज है रेडियो वेव की जो रेंज है वो सबसे बड़ी है। उसके बाद अगर हम बात करें गामा रेज कैसे प्रोड्यूस होती है? गामा रेज जैसे कि हमने रेडियो एक्टिव, हम पिछले पार्ट में कर चुके हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो गामा रेज को निकालते हैं, है ना, गामा रेज प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से गामा रेज कहाँ से आ रही है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है उनसे गामा रेज निकलती है। उसके बाद बात करें एक्स रेज कैसे निकलती है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल सरफेस पे जब पड़ता है तो स्ट्राइक करता है, तो उस समय निकलती है एक्स रेज। एक्स रेज जो है कहाँ से निकलती है? इलेक्ट्रॉन्स के मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करने से निकलने वाली जो रेज है वो है एक्स रेज। यूवी रेज जो है, अल्ट्रा वायलेट रेज, जो हम जानते हैं कि सन से आती है, डायरेक्ट सन से, सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज है। उसके बाद आता है विजिबल रीजन, क्योंकि विजिबल रीजन इसे इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि केवल यही एक छोटा सा पार्ट है जो हम मानवों द्वारा, सजीवों द्वारा देखा जाता है। इस रेंज में क्या आता है, ये देखिए 400 to 700 नैनोमीटर्स, क्योंकि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ये जो लैम्डा की वैल्यू है ये मीटर्स में है ना, 10 to the power 8, 10 to the power 6 मीटर्स, 10 to the power 4 मीटर्स। तो ये विजिबल रेंज की जो वैल्यू आ रही है वो है 400 से लेके 700 नैनोमीटर्स। ठीक है, नैनोमीटर्स यानी 10 to the power -9 मीटर्स, वो सीधा मीटर्स में आ रही है वैल्यू, ये है 10 to the power -9 मीटर्स में।
तो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर्स की जो रेंज है वो विजिबल रेंज की है, ये दृश्य किरणें हैं, इसी रेंज को हम देख पाते हैं। बाकी यूवी को देखना, एक्स रेज को देखना, गामा रेज को देखना, कॉस्मिक रेज को देखना, या माइक्रो रेज वेव्स को देखना, या फिर इंफ्रारेड रेडिएशंस को देखना, या फिर एफएम को देखना, या एफएम, एएम या लॉन्ग रेडियो वेव्स को देखना, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इन किरणों को हम नहीं देख पाते हैं। जो हमारे देखने योग्य है, जो हमारे दृश्य किरणें हैं, वो केवल विजिबल रेंज में आती है, जो कि है 400 टू लेके 700 नैनोमीटर तक की रेंज में आती है। इसमें सबसे पहले वॉयलेट, देन इंडिगो, देन ब्लू, देन ग्रीन, देन येलो, देन ऑरेंज, देन रेड। ये है विबग्योर। विबग्योर ये इसलिए बताया गया है क्योंकि हमारे पास ये सारे कलर्स हैं और इन्हीं से सारे कलर्स जो हम देखते हैं वो सारे दृश्य किरणें जो हैं इन्हीं के रूप में दिखाई देती हैं हमें। ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है क्योंकि हम देख सकते हैं इंद्रधनुष कैसे दिखता है, सारे कलर्स मिक्स होकर। सबसे पहले हमें हल्का हल्का वॉयलेट दिखता है, फिर इंडिगो, देन ब्लू, देन ग्रीन, देन येलो, देन ऑरेंज, देन रेड। तो ये बिल्कुल वही है जैसे इंद्रधनुष के कलर्स होते हैं। इंद्रधनुष के कलर्स जैसे हमें दिखते हैं ना, तो वैसे के वैसे सातों कलर्स जो हैं ऐसे आपको ये से दिखाई देते हैं। इसकी रेंज याद रखें बच्चों, जो कि 400 है वॉयलेट के लिए, वॉयलेट, इंडिगो, देन ब्लू ग्रीन की जो रेंज है वो 500 नैनोमीटर्स है, देन येलो ऑरेंज की जो रेंज आती है वो 600 नैनोमीटर्स में पड़ती है, और लास्ट वन जो रेड है वो 700 नैनोमीटर्स की रेंज में आता है। ये सारी दृश्य किरणें हैं जो कि है विजिबल रेंज के अंदर। हमें ये याद रखना है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आप करेंगे जब हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, तो ये वाली जो रेंज है बहुत ज़्यादा काम की है आपके, ठीक है। तो कम से कम आपको इसको तो ध्यान में रखना ही है। उसके बाद बात करें हम IR यानी इंफ्रारेड वेव्स की, तो इंफ्रारेड जो रेडिएशंस होती हैं वो हीटिंग इफेक्ट करती है ना। अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा उसको डाला जाए इंफ्रारेड रेडिएशंस को, तो बहुत ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट होने लग जाता है ना। कहीं एक जगह पे पेनिट्रेट होगी तो वो हीटिंग इफेक्ट करेगी, वो है इंफ्रारेड रेडिएशंस। उसके बाद बात करें माइक्रोवेव्स जो होती है, जो टेलीफोन्स में, जो टेलीफोन्स का जो सर्किट होता है उसमें, और जब रेडार की बात करते हैं रेडार में, तो उसमें काम आती है माइक्रोवेव्स, उसमें काम आती है टेलीफोनिक सर्किट में और रेडार में। उसके बाद बात करें हम FM की, AM की या लॉन्ग रेडियो वेव्स की, तो हमें पता है कि लॉन्ग रेडियो वेव्स का जो है हमारा जो रेडियो है सदाबहार रेडियो, तो वो सुनने के काम आता है, ठीक है। तो उसके द्वारा मनोरंजन में काम आता है ये रेडियो वेव्स। तो इस तरीके से हमने बात की है आज, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो बहुत ही इजी है, तो बच्चों आपके लिए भी बहुत इजी होगा इसको समझना। उसके बाद अगर हम बात करें कि जब ये है फ्रिक्वेंसी न्यू, है ना, जो कि है हर्ट्ज में, साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। न्यू है हर्ट्ज, हर्ट्ज में इसका मात्रक है, इसको हर्ट्ज लिखें या फिर सेकेंड इनवर्स लिखें, एक ही बात है, साइकिल पर सेकेंड, है ना। तो साइकिल पर सेकेंड है फ्रीक्वेंसी, और वेवलेंथ है लैम्डा, जो कि है मीटर्स में। अब जब इन दोनों का जब रिलेशन देखते हैं हम, जैसे C इज इक्वल्स टू, C क्या है, C एक कांस्टेंट वैल्यू है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है जो कि कांस्टेंट है। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि है 3 × 10⁻, हमने देखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ये कांस्टेंट वैल्यू। उसके बाद बात करें हम C इज इक्वल्स टू, अगर न्यू लैम्डा है, C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा है, अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों, अच्छे से ध्यान से सुने ये बात कि C एक कांस्टेंट वैल्यू है, C एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका कि मान होता है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। अगर इसका मान फ्रीक्वेंसी और लैम्डा वेवलेंथ के गुणनफल के मल्टीप्लिकेशन के इसका बराबर है, C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, यानी अगर फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ रहा है तो लैम्डा का मान घट रहा है, और अगर लैम्डा का मान बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी का मान घट रहा है। कैसे भी करके इन दोनों का जो गुणनफल है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट आना चाहिए, वो है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो इसका मतलब ये दोनों जो है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है ना, इरप्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे के, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, न्यू इज इक्वल्स टू C बाय लैम्डा, या फिर लैम्डा इज इक्वल्स टू C बाय न्यू, एक ही बात हुई है दोनों। उसके बाद बात करें, देखिए C का मान जो है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड है, और ये इसके लिए ये दो जो हैं फॉर्मूलेज आए हैं जिसमें कि न्यू की वैल्यू बताई गई है C बाय लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू है C बाय न्यू। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाले जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे
तो उसमें ये दो फॉर्मूलेज बहुत काम आएंगे। तो ये आपको जब अगर नींद में से भी कोई उठा के पूछ ले बच्चों, तो आपको ये याद रखना है, C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, न्यू इज इक्वल्स टू C बाय लैम्डा एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू C बाय न्यू। तो ये वाले 3 फॉर्मूलेज हैं, ये आप अच्छे से रट लें। इसके बाद अगर हम बात करें न्यू बार की, न्यू बार क्या है? वेव नंबर्स। वेव नंबर्स की बात करें, ये है न्यू बार, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ यानी 1 मीटर में कितनी वेव है पर यूनिट लेंथ, यानी इसका मतलब हो गया कि न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा। तो न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा, जो कि है मीटर प्रति मीटर, यानी पर मीटर्स में इसकी वैल्यू होगी, है ना। तो मीटर इनवर्स में लिखा हुआ है ये, है ना। तो इस तरीके से हमने न्यू बार की वैल्यू देखी है। न्यू बार इज इक्वल्स टू वेव नंबर, और ये क्या है? नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ, यानी पर मीटर में आने वाली लेंथ, पर मीटर में आने वाली वेव्स क्या कहलाती है? नंबर ऑफ वेव्स। तो ये है न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा, ये है मीटर इनवर्स में। तो कर लेते हैं इसके 1-2 न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। तो 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हमारा, द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम इन 400 टू 750 nm, 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक की रेंज है हमारे पास किसकी? वेवलेंथ की। एक्सप्रेस द फ्रीक्वेंसी, हमें वेवलेंथ दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है और इसकी फ्रीक्वेंसी पूछी है कि फ्रीक्वेंसी इस स्पेक्ट्रम में अगर हमें वेवलेंथ दे दी है और हम स्पेक्ट्रम को देख के बता सकते हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी में आएगा ये। लेकिन हमें अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन से अगर सॉल्व करना है तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले हमें पता है कि C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, जो कि C है कांस्टेंट वैल्यू, और यहाँ जो दे रखी है वेवलेंथ वो दे रखी है हमें नैनोमीटर्स में, जबकि हमें उसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है। अगर नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया जाएगा तो 10⁻⁻⁹ से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो हमें सबसे पहले 400 की देखते हैं। तो 400 नैनोमीटर्स जो है, ये देखिए 400 नैनोमीटर्स जो है वो विजिबल रेंज में आता है सारा। ये 400 टू लेके 700 जो है विजिबल रेंज में आ रहा है हमारे पास। यहाँ 750 कर देते हैं, यहाँ 700 नहीं 750 है। ये 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक का जो रेंज है ये है विजिबल रेंज, जिसमें कि विप ग्योर बन रहा है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो सबसे पहले हमें 400 रेंज दे रखी है वॉयलेट के लिए। तो वो देखिए सबसे पहले हम न्यू 1 निकालते हैं। अगर न्यू 1 फॉर वॉयलेट निकाल रहे हैं C बाय लैम्डा, जिसमें कि C की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और लैम्डा की वैल्यू है 400 × 10⁻⁹ मीटर, क्योंकि हमने नैनोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट किया है। अब हमें ये दे रखा है, अगर हमने ये मीटर में कन्वर्ट किया है तो 10⁻⁹ मीटर्स कर देते हैं। मीटर से मीटर काट देते हैं, ये मीटर से ये मीटर कट जाएगा और क्या आएगा? 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 400 × 10⁻⁹ ऊपर जाकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको सॉल्व करने पे आएगा 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज, है ना। हर्ट्ज क्या है? साइकिल पर सेकेंड। 7.5 × 10⁻14 जो है हर्ट्ज, ये वैल्यू है फॉर वॉयलेट के लिए। 400 नैनोमीटर्स को हम जब उसकी फ्रीक्वेंसी देखी है तो 400 नैनोमीटर की जो लेंथ है हमारे पास, वेवलेंथ है, उसकी फ्रीक्वेंसी आई है हमारे पास 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज। इसी तरीके से न्यू टू क्या दे रखा है? 750 nm। तो 750 nm यानी 750 नैनोमीटर्स की जब हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं न्यू 2, तो ये आता है C बाय लैम्डा। C की वैल्यू कांस्टेंट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 750 × 10⁻⁹ मीटर्स, क्योंकि हमने इस नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है। इस मीटर से मीटर कट जाएगा, हमारे पास रहेगा पर सेकेंड का S, ये सेकेंड है ना, मीटर्स पर सेकेंड, ये हमारे पास बचता है सेकेंड। उसके बाद इसको जब सॉल्व करते हैं, क्योंकि नीचे 10⁻⁻9 है, 10⁻�9 जब ऊपर जाएगा तो ये 10⁻+9 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि ऐड हो जाएगा 10⁸ के साथ में। और कितना आ जाएगा? जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4.00 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, ये वैल्यू आती है फॉर रेड, है ना। विजिबल रेंज की जो वॉयलेट से लेके रेड तक की जो रेंज है न्यू 2 की वैल्यू ये आ रही है।
तो इससे हमें क्या शो हो रहा है कि 7.5 इंटू 10⁻14 से लेके 4 इंटू 10⁻14 तक की जो हर्ट्ज की जो रेंज है वो रेंज है हमारे पास इस विजिबल रेंज की फ्रीक्वेंसी की। तो हम इसको देख सकते हैं, ये हमारे पास विजिबल रेंज है। ये देखिए अब 10⁻16 और 10⁻14 के बिल्कुल 10⁻14 के बिल्कुल करीब है, ये नज़दीक है। और ये वाली रेंज जो है, इस रेंज की जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है वो यही आ रही है लगभग। तो इस रेंज की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही है। इसके बाद बात करते हैं हम, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, रेडियो स्टेशन एमिट्स फ्रीक्वेंसी 1368 किलो हर्ट्ज। 1368 किलो हर्ट्ज इतनी ये फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है कौन, रेडियो स्टेशन से। कैलकुलेट द वेवलेंथ, कैलकुलेट क्या करनी है हमें, लैम्डा का कैलकुलेशन करना है एमिट बाय द ट्रांसमीटर। इस ट्रांसमीटर से निकलने वाली वेवलेंथ को हमें कैलकुलेट करना है। और ये पूछा गया एंड विच पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग टू, इस स्पेक्ट्रम में से ये जो वेवलेंथ है कौन से पार्ट में आ रही है वो भी हमें बताएं। तो हमें ये भी देखना है कि इस पार्ट में ये जो वेवलेंथ निकलेगी वो कौन से पार्ट में स्पेक्ट्रम में आ रही है, कौन से रेंज में आ रही है। एज यूजुअल हमें पता है कि c इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू c बाय न्यू। और हमें दे रखा है c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि है बिल्कुल कांस्टेंट। इस कांस्टेंट वैल्यू में डिवाइड कर रहे हैं हम न्यू का, क्योंकि हमें निकालना है लैम्डा, वेवलेंथ की वैल्यू निकालनी है। जब हम फ्रीक्वेंसी का डिवाइड करेंगे इसमें, क्योंकि ये किलो हर्ट्ज में है, किलो हर्ट्ज को हमें हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है तो उसे 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 1368 इंटू 10⁻3 ये हो गया इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट, इसको कन्वर्ट किया जो कि है हर्ट्ज यानी पर सेकेंड, ठीक है, साइकिल पर सेकेंड है ये। तो इस पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आती है मीटर्स में, कितनी आ रही है। इसको जब कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि नीचे 10⁻3 है, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये वैल्यू जो है आती है 219.3 मीटर्स। 219 यानी 219.3 मीटर्स में आ रहा है ये। और क्योंकि ये 100 की वैल्यूज में आ रही है ना, 200 की वैल्यू में, 10⁻2 की रेंज में आ रही है ये। तो 10⁻2 की रेंज में आने वाली जो वेवलेंथ है वो कहाँ से कहाँ तक आ रही है, ये देखिए। अगर वेवलेंथ 10⁻2 है आपकी, ये देखिए वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, अगर ये 10⁻2 है तो ये 10⁻2 जो है ये रेडियो वेव्स में आ रही है ना, FM AM में आ रही है ये, तो ये रेडियो वेव्स में आ रही है 10⁻2 होने के कारण ये जो वेवलेंथ है वो है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स रीजन के अंदर ये वेवलेंथ आ रही है। तो ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है हमें, क्या पूछ रहा है, विच पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग टू। तो ये आ रहा है रेडियो वेव रीजन के अंदर, ये देखिए क्योंकि 10⁻2 यहाँ पर ही है और 219 है, क्योंकि 100 की वैल्यू है, 1000 की वैल्यू आती तो हम 10⁻3 में देखते या 10⁻4 में देखते 1000 की वैल्यू, या फिर 10⁻6 आता तो हम इसमें देखते। तो अलग अलग जैसा आंसर आएगा हम उसी अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू वेवलेंथ के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 2 क्वेश्चंस किए हैं, आप इसे नोट डाउन करें, अच्छे से करें, समझ के अपने आप से करने की कोशिश करें। जो भी नोट्स बना रही हूँ आप भी हाथों हाथ इनके स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से नोट्स बनाएं। अभी की मेहनत बाद में काम आएगी। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर फर्दर, और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।